Good morning, dear students. I hope you all are okay and fine at your homes with your families. Now we have to start from plasma membrane. हमने कल जो है वो बेटा प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स किए थे. उसमें हमने क्या किया था, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मिडल लैमेला के बाद आती है, दैट कवरिंग इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं वो सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, जितनी भी हमने पढ़ी थी. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, लिविंग होती है, बहुत ही पतली, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है. इलास्टिक मतलब साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है. सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो सेलेक्टिव ही चीज़ों को अंदर जाने की परमिशन देती है. यानी ऐसे नहीं है कि कोई भी आया, वाटर आया, ग्लूकोज आया, सबको अंदर जाने देगी. सो सेलेक्टिव चीज़ों को जो है वो अंदर जाने देती है. दैट्स वाई इट्स नेचर इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. उसके बाद आपको सेल के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स दे रखे हैं बेटा. यू हैव टू लर्न दिस. आप देख सकते हैं कि कौन सी जो है वो ऑर्गेनली लिविंग होती है और कौन सी ऑर्गेनली जो है वो नॉन लिविंग होती है. अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन, और उनके मॉडल को एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो पढ़ा जाता है. ओके, तो इट वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोल्सन एंड नेम्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तो जो केमिकल एनालिसिस हुआ बेटा, उसमें देखा कि 75% जो है वो फोस्फोलिपिड्स हैं. फोस्फोलिपिड्स आर नेम ऑफ कंपाउंड फोस्फोरस प्लस लिपिड्स. फोस्फोरस और लिपिड्स अटैच्ड होते हैं. दे आर कॉल्ड एज फोस्फोलिपिड्स. प्रोटीन्स की, कोलेस्ट्रॉल की और पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो बनी हुई होती है. तो हम स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाऊंगी बेटा, और इससे जो है वो आपको सारे फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे. तो आप देखोगे बेटा, ये जो लेयर होता है ये फोस्फोलिपिड बाई लेयर होता है. यानी 2 लेयर फोस्फोलिपिड्स के होते हैं और जो है एनक्लोज होता है प्रोटीन लेयर से. ओके, ये जो आपको दिखा रहे हैं, दिस इज़ हेड, दिस इज़ टेल. ये आपके क्या है? फोस्फोलिपिड का लेयर है. दिस इज़ वन लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड एंड दिस इज़ अनदर लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड. यानी इस तरह से बना हुआ है बेटा. दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल. ये एक लेयर ऊपर वाला है और एक लेयर आपका जो है वो नीचे वाला है. तो ये लेयर किस तरह से प्रेजेंट होता है कि टेल टू टेल एनक्लोज्ड होते हैं. ये इस तरह से क्यों होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ. जो हेड होता है बेटा, हेड वाला रीज़न होता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग. यानी ये वाटर को जो है वो टच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दिस इज़ टेल. टेल क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक. फोबिया का मतलब डर होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है. यानी ये वाटर से टच को अलो नहीं करता है. तो दैट्स वाई जो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए ये जो टेल्स हैं ये अंदर की तरफ जो है वो एनक्लोज होती हैं और जो हेड हैं दोनों वो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं. ओके, दिस इज़ फोस्फोलिपिड बाइलेयर. अब इसके बीच बीच में जो है वो प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं. वन इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो सिर्फ बाहर वाले सरफेस की तरफ होते हैं. वन आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो इस तरह से कंप्लीट के अंदर एम्बेडेड होते हैं या फिर नीचे की तरफ एम्बेडेड होते हैं. तो जो ये कंप्लीट वाले एम्बेडेड होते हैं बेटा, इनका स्पेशल फंक्शन होता है. इनको टनल प्रोटीन्स भी बोला जाता है. इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सपोज वाटर है या कोई भी ऐसा पार्ट है जो फोस्फोलिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो इन टनल्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है. ओके, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स किसका काम करते हैं? एज टनल प्रोटीन्स जो है काम करते हैं. तो दिस इज़ हाइड्रोफिलिक, दिस इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल. दिस इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन, दिस इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. और फिर जो सरफेस होते हैं बेटा, सरफेस पर दीज आर ग्लाइकोलिपिड्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स का क्या फंक्शन होता है? येस, कम ऑन टेल मी. ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन होता है बेटा, सेल सिग्नलिंग में काम करते हैं. सेल सिग्नलिंग क्या होता है? जितने भी सेल होते हैं वो आपस में बेटा सिग्नल भेज के जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि सभी मिलकर काम करते हैं. किसी ने कोई प्रोटीन्स बनाई है, किसी ने कोई प्रोटीन्स बनाई है, किसी से कुछ एंटर कर रहा है, किसी से कुछ भेज रहा है. तो वो जो सिग्नलिंग होती है, आपस में कनेक्शन होता है, वो थ्रू ग्लाइकोलिपिड्स होता है. ओके, तो glycolipids are responsible for cell signaling. This is
ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है बेटा, ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होता है बेटा कि ये एक्ट एज एंटीजन, एंटीजन को पहचानने में और एक्ट करने में जो है वो काम करते हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है, उसको डिटेक्टिंग में हेल्प करते हैं। ओके, अब जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। मल्टीपल फंक्शन कैसे, दे सर्व एज एंजाइम्स, एज एंजाइम्स भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था आइडिया, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एज एंजाइम्स भी जो है वो काम करते हैं, वो भी प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती है, अभी मैंने आपको समझाया, जैसे टनल प्रोटीन और परमिएजेस होते हैं। पंप्स का काम करते हैं, पंप का क्या काम क्या होता है बेटा, ये आयंस को जब भी सपोज दिस इज़ अ सेल, इस सेल के अंदर सपोज आयन जाने हैं और बाहर जाने हैं, तो वो जो आयंस जाते हैं बेटा वो पंप के थ्रू जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर यानी बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उसको जो है वो रिसीव करने का काम करते हैं। देखो ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज़ बस अंदर घुस जाएगी, उसके लिए एक मल्टीपल प्रोसेस होता है बेटा, और वो जो रिसीव करता है उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो इस तरह से प्रोटीन्स काम करती हैं, एज एंजाइम्स यानी डाइजेशन में हेल्प करती हैं, एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और परमिएजेस, अभी मैंने आपको बताया जैसे टनल प्रोटीन्स होती हैं मूवमेंट में हेल्प करती हैं। पंप्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी लेकर, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो एटीपी एनर्जी यूज़ करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो विदाउट एटीपी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज रिसेप्टर प्रोटीन्स, जो बाहर सेल के बाहर से कुछ भी आया है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। ओके, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है हर एक चीज़ों को अंदर ना आने देना, सेलेक्टिव चीज़ों, सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को ही जो है वो अंदर एंटर करने देना। नेक्स्ट आपका आता है बेटा फंक्शंस। फंक्शंस में फर्स्ट पार्ट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की जो है वो मूवमेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं कमरे में परफ्यूम स्प्रे किया है तो उसका सारे कमरे में जो है वो खुशबू हो जाती है। पहले वो उस कॉर्नर में ज़्यादा था जहाँ आपने स्प्रे किया है, तो वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से कहाँ मूव कर जाएगा, अपनी लोअर कंसनट्रेशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। बहुत ईजी है बेटा, पढ़ोगे तो ये आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा एक्टिविटी भी। उसके बाद आता है आपका ओस्मोसिस। ओस्मोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। ये भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही होता है बेटा, स्पेशल केस डिफ्यूज़न होता है, लेकिन यहाँ पर हम सभी सब्सटेंसेस को ना लेकर सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट लेते हैं। when solvent moves from its high concentration to its low concentration through a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में मूव करता है बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस हुआ डिफ्यूज़न का स्पेशल केस। ओस्मोसिस जो है वो डिफ्यूज़न में भी आ जाएगा, लेकिन ओस्मोसिस को हम सिंपली कब यूज़ करेंगे, जब सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसके बेसिस पर जो है बेटा हम तीन तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। कौन कौन से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे ये तीनों क्या होते हैं। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब हम कोई भी इस तरह का सॉल्यूशन लेते हैं और सपोज हमने उसके अंदर सेल को प्लेस किया है, दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज सेल, तो इससे क्या होता है बेटा कि हम बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं एज़ कंपेयर टू द सेल। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट है यानी सेल का सॉल्यूट ज़्यादा है बाहर वाले मीडियम से, तो अंदर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, और ये सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। देखो इसमें हम कई बार
सॉरी इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो हिप्पो जैसा हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। और फूलेगा कब? जब बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तभी तो सॉल्वेंट अंदर मूव करेगा और वो फूल जाएगा। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है बेटा जहाँ पर आप दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम लेते हो, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है, वो सेल जो है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई जो है वो नहीं आती है, मतलब चेंजेस नहीं आते हैं। एग्जांपल इज रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? रिंगर सॉल्यूशन होता है जो मेनली स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। सपोज़ किसी की आरबीसी स्टोर करके रखनी है या कुछ भी स्टोर करके रखना है, तो इस तरह से आर्टिफिशियली उसको तैयार किया जाता है ताकि उसकी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है वो सेम रहे। तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज रिंगर सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपका आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? जस्ट अ मिनट। उसके बाद आपका आता है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? उल्टा हो जाएगा हाइपोटोनिक का। जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की वो ज़्यादा होती है और बाहर जो है वो सोल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बाहर मूव करने लग जाता है सॉल्वेंट और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। दैट श्रिंकेज ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। इस तरह के सेटअप को हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप कोई भी सेल प्लेस करो तो उस सेल से सॉल्वेंट बाहर मूव कर जाएगा एंड इट विल श्रिंक। That type of solution is called hypertonic solution, and that shrinkage of cell in case of plant cell is called as plasmolized cell, and in case of animal cell it is called crenated cell. Plant के केस में हम उसको plasmolized cell बोलते हैं और animal के केस में हम उसको क्या बोलते हैं? crenated cell बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से रीडिंग लगाइएगा और अपनी नोट्स बनाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।